हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के 2022 के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए सेहत और खुशियां लेकर आए। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दो नेबरिंग कंट्रीज की, यानी कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान क्या ताल्लुकात हैं, उनमें जो कशीदगी आई है या स्ट्रेन हुए हैं रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे से, वो किस वजह से हुए हैं। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर अपना ट्रेड बढ़ाएंगे सन 2022 में, या डिफेंस लेवल पर एक दूसरे के खिलाफ महाजराई या जंग का रास्ता अपनाएंगे। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि लाल आंखों से देखना और 56 इंच का सीना जैसी स्टेटमेंट्स आने के बाद, जो कि इंडियन लीडरशिप की तरफ से आई थी चीन के खिलाफ, हिंदुस्तान ने दरअसल चीन के खिलाफ कोई भी बड़ा मिलिट्री कैंपेन या महाजराई नहीं की। तो इसकी क्या वजह है, हम इन सब इश्यूज पर तफसील से बात करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सन 2022 में दोनों कंट्रीज की रिलेशनशिप कैसी रहेंगी। तो आइए बात करते हैं हिंदुस्तान और चीन के दरमियान क्या ताल्लुकात खराब होते रहते हैं। सन 1962 की लड़ाई के बाद से सन 2020 में जब गलवान में हिंदुस्तान और चीनी फौजियों के दरमियान झड़पें शुरू हुई, उसके बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं मुसलसल कशीदा या स्ट्रेन रहे। और इनकी एक वजह हिंदुस्तानी इलाके में चीनी यूनिट्स का, चीनी आर्मी यूनिट्स का जो है वो दरअंदाजी या इन्फिल्ट्रेशन रहा। लेकिन मजमूई तौर पर इसके खिलाफ हिंदुस्तान की तरफ से कोई बाअसर कैंपेन नहीं किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद एक और अजीब चीज देखने में आती है, जो कि अजीब भी लगती है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, कि जहां दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वहां ट्रेड या बिजनेस के लेवल पर दोनों के ताल्लुकात में इजाफा हो रहा था। अभी हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदाद-ओ-शुमार जो हैं, स्टैटिस्टिक्स जो हैं, उनके मुताबिक दोनों कंट्रीज के दरमियान बायलेटरल या बाहमी ट्रेड जो है सन 2021 में, ये बायलेटरल ट्रेड जो है वो 100 खरब डॉलर का लेवल भी पार कर गई और साल के सिर्फ 11 महीनों में, यानी कि जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक, ये बायलेटरल ट्रेड जो है 114 खरब डॉलर का हुआ हिंदुस्तान और चीन के दरमियान। सन 2020 में ये बायलेटरल ट्रेड सिर्फ 2 खरब डॉलर का था और चीन को इंडियन एक्सपोर्ट्स ने 26 खरब डॉलर का लेवल छू लिया, यानी कि इसमें 38.5% का इजाफा या इंक्रीज हुआ। और चीन से हिंदुस्तान ने कुल 88 खरब डॉलर का सामान जो है वो इंपोर्ट किया और इसमें 49% का जो है इजाफा हुआ। इसके अलावा एक बहुत ही अजीब चीज जो है वो भी सामने आई। S&P ग्लोबल कंसल्टेंसी के मुताबिक पिछले साल चीन ने हिंदुस्तान से जो अपना राइस इंपोर्ट है उसको 23% बढ़ाया, यानी कि जो इंपोर्ट चीन का चावल के लिए होता था हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानी चावल के लिए, वो सिर्फ उसके ओवरऑल वॉल्यूम का 1% होता था सन 2020 में। लेकिन सन 2021 में इसमें एकदम से 23% का जंप या इजाफा देखने को आया। चाइनीज अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक एडिटोरियल के मुताबिक दोनों मुल्कों को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से उनका बायलेटरल ट्रेड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, और अगर दोनों मुल्क अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को छोड़कर एक दूसरे के खिलाफ ना खड़े हों तो कोई भी वजह नहीं है कि वो दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर्स दोनों साथ साथ बन सकते हैं। यहां पर ग्लोबल टाइम्स का ये कहना है कि 2021 में पेंडेमिक के दौरान भी जो इंडिया चीन का बायलेटरल ट्रेड रहा उसमें इतना इजाफा हुआ, और अगर ये दोनों मुल्क साथ मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो कोई वजह नहीं है कि इनको किसी दूसरे मुल्क, जिसका बारे में आप ये कह सकते हैं कि इशारा अमेरिका की तरफ है, तो उनका कहना यह है ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल का कि कोई वजह नहीं है कि हिंदुस्तान और चीन को किसी दूसरे मुल्क की जरूरत पड़े। ये आपस में एक स्ट्रेटेजी बनाकर अपने ट्रेड को और बिजनेस को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों मुल्क जो हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा भी बन सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मिलिट्री के स्टैंड ऑफ की। दोनों मुल्कों के दरमियान 2020 में गलवान इंट्रूजन के बाद से चीन ने
हायर रीजेस ऑफ कश्मीर और सियाचिन ग्लेशियर और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी कई मर्तबा इन्फिल्ट्रेशन किया, लेकिन उसके जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री जवाब नहीं दिया गया। तो लोगों के जहन में यही ख्याल आता है कि क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ लफाजी थी या अमलन इनके ऊपर कुछ होना चाहिए। यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा डिफेंस एक्सपर्ट भारत कर्नाटक के एक लेटेस्ट एनालिसिस का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी फौज जो है वो किसी भी तरीके से इस काबिल नहीं है कि चीनी फौज के अगेंस्ट वो कोई बड़ा कैंपेन या बड़ी लड़ाई लड़ सके। उनका कहना है कि इसके लिए इंडियन मिलिट्री को जो है पूरा एक तरीके से आपको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उनके हिसाब से आपको 3 ऑफेंसिव माउंटेन कोर यानी कि 3 ऐसी कोर बटालियंस आपको बनानी पड़ेंगी जो कि माउंटेनियस एरिया में ऑफेंसिव कार्रवाइयां कर सकें, ना कि डिफेंसिव कार्रवाइयां करें, ना कि सिर्फ अपना डिफेंस करें, बल्कि वो अपने लेवल पर चीन में घुसकर कुछ काम जो है मिलिट्री कैंपेन कर सकें। इसके अलावा उनका एक दूसरा सजेशन भी है कि जो मौजूदा 3 आर्मर्ड स्ट्राइक कोर हैं हिंदुस्तान की, उसमें से एक को सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए और बाकी बची हुई 2 आर्मर्ड स्ट्राइक कोर्स को जो है वो एक कोर में मर्ज करके उसके साथ में ऑफेंसिव माउंटेन कोर को भी मिला देना चाहिए। तभी आप एक बासर तरीके से चीन के खिलाफ कोई मिलिट्री कैंपेन कर सकते हैं। भारत कर्नाटक ने अपने आर्टिकल में एक और सेंसिटिव इशू पे भी बात की कि हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने की, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर एक कोई इवैल्यूएशन करें इंडियन डिफेंस कैपेसिटीज का कि इंडियन डिफेंस कंपनीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, तो हमारे सामने स्टैटिस्टिक्स ऐसी आती हैं कि साहब हमने 80% फलाने हथियार या फलाने वेपन का जो है वो इंडियनाइजेशन किया है, यानी कि उसे हिंदुस्तान में बनाया है, जबकि ये एक सिर्फ असल में हकीकत नहीं है, क्योंकि ये जो 80% की फिगर कोट की जाती है वो किसी भी वेपन या किसी भी आर्म्स एंड आर्मामेंट्स के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू नहीं है, वो उसका सिर्फ एक ग्रॉस वेट है जो कि आपको एक तरीके से गलत मालूमात मुहैया करा रहे हैं कि हमने 80% इंडिजिनाइजेशन जो है इस प्रोडक्ट का कर लिया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, सुपीरियर डिफेंस टेक्नोलॉजी, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद ही हिंदुस्तान इस लायक हो सकेगा कि वो जो अभी हथियार जो हैं जो कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में यहां आते हैं और उनको सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर से कस के या एक असेंबली प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा करके उनको खड़ा कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि ये मेड इन इंडिया है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। तो भारत कर्नाटक का कहना है कि हमें इस माइंडसेट को छोड़ना पड़ेगा और हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए जो है वो डेवलप करना होंगी। अब बात करते हैं कि जो स्टेटमेंट्स आई थी उसके साथ साथ कोई एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन हमें इंडियन मिलिट्री की तरफ से देखने में क्यों नहीं आया। तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है, जो कि बाद एनालिस्ट का कहना है कि अभी हिंदुस्तानी बिजनेसेस जो हैं उनके बिजनेस रिलेशनशिप चाइना से बढ़ रहे हैं और ये इंडियन बिजनेसेस जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के ज्यादा करीब हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे कि चाइनीज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इंडियन बिजनेसमैन के लिए कम हो। जबकि एक डिमांड ये भी आ रही है कि जिस तरह से चाइना इंडियन एक्सपोर्टर्स को रोकता है, उस तरह से हिंदुस्तान चाइनीज एक्सपोर्टर्स को भी हिंदुस्तान आने से रोके। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी बताया कि ग्लोबल टाइम्स में यह मशवरा दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान और चीन को एक साथ मिलकर अपना ट्रेड और डेवलपमेंट करना चाहिए। यहां पर मैं एक और नई किताब का भी जिक्र करना चाहूंगा जो कि रेड फियर द चाइना थ्रेट के नाम से अभी मंजरे आम पर आई है और जिसके ऑथर हैं इकबाल चंद मल्होत्रा। इससे पहले वो पाकिस्तान के ऊपर भी एक किताब लिख चुके हैं। अपनी किताब में मल्होत्रा साहब का कहना है कि दर हकीकत अगर हम हिस्ट्री का एक बिल्कुल इम्पार्शियल एनालिसिस करें तो ये कहने पे मजबूर होंगे कि चीन जो है वो हिंदुस्तान मुखालिफ रवैया सिर्फ इस वजह से अपना रहा है कि सन 1840 से लेके सन 1940 तक जिस तरीके की ह्यूमिलिएशन चीनी रूलर्स, चीनी अवाम को ब्रिटिश अथॉरिटीज के जरिए झेलनी पड़ी थी, क्योंकि वो
ब्रिटिश अथॉरिटीज अपना मकसद जो है वो हिंदुस्तान के जरिए हासिल कर रहे थे और चीन को वो कम से कम डेवलप करना चाहते थे, तो उसका बदला चीन जो है वो लेकर रहेगा। ये बात समझ में आने से कासिर है कि किस तरीके से चीन हिंदुस्तान के खिलाफ बदला लेगा, लेकिन मल्होत्रा साहब ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। हो सकता है आने वाले वक्तों में हमें इस बात की कुछ और मजीद तफसील मालूम हो तो हम उसको आप तक पहुंचाएंगे। मल्होत्रा साहब का कहना है कि 1949 में जब अक्साई चीन पर चीन का हमला हुआ, चीनी फौजी अक्साई चीन में दाखिल हुए, तो ये फैसला माओ जेडुंग ने बीजिंग में बैठ के नहीं बल्कि मॉस्को में बैठकर रशियन सपोर्ट की वजह से लिया था। इसके अलावा उन्हीं का ये भी कहना है कि 1962 की लड़ाई जो है उससे पहले क्रुश्चेव ने चाइनीज अथॉरिटीज को इस बात का एश्योरेंस कराया था कि अगर चीन अपना कैंपेन लंबा करता है हिंदुस्तान के खिलाफ तो रूस जो है वो चीन के सपोर्ट में खड़ा रहेगा, बशर्ते कि चीन जो है वो क्यूबा मिसाइल एपिसोड में रूस की सपोर्ट करे। और ये बात भी बहुत एक अजीब सी लगती है कि चाइनीज इन्वेजन जो है हिंदुस्तानी टेरिटरी में और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दोनों की शुरुआत एक ही दिन यानी कि 20 अक्टूबर 1962 में हुई। अब इसके पीछे क्या राज है ये तो आने वाला वक्त और आने वाली रिसर्च ही बता पाएगा, लेकिन मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जहां हिंदुस्तान और चीन दोनों अपने आप को एक दूसरे का मुखालिफ या एक दूसरे का एनिमी मानते हैं, तो जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अलावा अगर हम सोचें तो जैसा ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में कहा गया है, अगर हिंदुस्तान और चीन जो है आपस में मिलकर कोई एक कोहेसिव इकोनॉमिक या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसका फायदा दोनों को होगा। और चीन का भी ये कहना है कि हो सकता है कि उसकी बजाय हिंदुस्तान जो है वो वर्कशॉप फॉर द वर्ल्ड बन जाए। जैसे कि अभी चीनी कंपनीज जो हैं वो ज्यादातर यूरोपियन प्रोडक्ट्स को जो है वो चीन में मैन्युफैक्चर करती हैं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान वो जगह ले ले जो कि चीन और छोटे ममालिक जैसे कि ताइवान, वियतनाम, फिलीपाइंस उन सब की जरूरियात पूरी कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान एक बड़े पैमाने पर जो है वो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन जाए, लेकिन उसके लिए फिर उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा अपने यहाँ के इंजीनियर्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और अपने यहाँ के बिजनेस को डेवलप करने के लिए और फरोग देने के लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कायम करना होगा, तभी ये स्ट्रेटेजी जो है वो कामयाब हो सकती है। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से जरूर नवाजें कमेंट बॉक्स के जरिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।